हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। तो मैंने 2 को कर दिया वैसे। विदाउट रोल नंबर और आपका बैच के बगैर मतलब उसको अपन एंट्री नहीं देंगे। और अगर मुझे लगेगा कि मतलब ठीक है कि भाई इसमें भी कुछ गड़बड़ लग रहा है तो मैं उसको भी हटा दूंगा फिर, अगर मुझे लगेगा तो। और अपन को डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं। अगर आपको कुछ भी बोलना है तो आप चैट में बोल सकते हैं। ठीक है। अगर किसी का रुक जैसे बोल रहे हैं वीडियो रुक रुक करके दिख रहा है, बिल्कुल वीडियो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। मैं भी उसमें मोबाइल में, मेरे पास बच्चे भी सामने बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे मेरे सामने बैठ के भी पढ़ते हैं और कुछ बच्चे वीडियो में देखते भी हैं, वो वीडियो रिकॉर्ड भी करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हारा मतलब रुक रुक के दिख रहा है तो आप उसे ठीक करो। ठीक है ना। तो आप एक बार फिर से मतलब आप अपना चेक करो कैसे वीडियो रुक रुक के दिख रहा है। आप वाईफाई के पास बैठो या कुछ ऐसे। चलो शुरू करते हैं। आज अपन डाइपोल मोमेंट पढ़ने वाले हैं और डाइपोल मोमेंट शुरू करेंगे अपन। सो डाइपोल मोमेंट लिखते हैं और डाइपोल मोमेंट शुरू करते हैं, क्योंकि काफी सारा पार्ट अपना बचा हुआ है। तो अपन डाइपोल मोमेंट से शुरू कर लेते हैं। सो डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करेंगे तो डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करेंगे म्यू से। अपन डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, राइट। तो अपन चेक कर लेंगे कि भाई अगर हमें डाइपोल मोमेंट की बात करना है तो अपन बता देंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है और कैसे अपन को बताना होता है। तो डाइपोल मोमेंट का मतलब है व्हेनेवर देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन द एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। व्हेनेवर देयर इज अ बॉन्ड, there is a bond between atoms of different electronegativity, atom of different electronegativity, है ना। So whenever there is a bond between the atom of different electronegativity, the electron movement always take place from electropositive to electronegative. The electronegativity, there is a shifting of electron density, a shifting of electron density, shifting, that is called movement of electron density फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है। फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हमेशा वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्टिंग होगा और इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग जो होता है दैट इज फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अपन इलेक्ट्रोनेगेटिव को ऐसे लिख सकते हैं। So whenever there is a bond between the atoms of two different electronegativity, we can say that कि वहां पर हमारे पास हमेशा, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा शिफ्ट होगा फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अगर अपन अज्यूम कर लेते हैं कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से यहां की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो वो होगा वो हमेशा किसकी तरफ शिफ्टेड होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होगा। सो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो मूवमेंट है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, this movement of electron density towards this will generate the dipoles। यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ शिफ्ट होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगा तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज शिफ्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट। तो अपन इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ अपन बोलेंगे, दैट इज राइट। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑलवेज शिफ्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जनरेटिंग द डाइपोल्स। डाइपोल मतलब डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज को अपन कहेंगे दैट इज अ डाइपोल। अगर ये डाइपोल्स को जनरेट करेंगे तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन देयर जनरेट्स अ डाइपोल, that is called dipole moment, the moment of electron by which the dipole is generated, that is called dipole moment।
तो डाइपोल मोमेंट डिपेंड करेगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। जैसे यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है 2.1 और इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है 4.0। अगर इसकी जगह हम कोई दूसरा एटम ले लें, सपोज मैं यहां पर Cl ले लेता हूं, तो इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम। ड्यू टू दिस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम electropositive to electronegative atom, there will be a dipole generated on the electropositive and electronegative atom. Since the that is electronegativity between the two atoms is different in this case, the electronegativity difference here is more as compared to the electronegativity difference here. तो अगर electronegativity difference कम होगा तो movement of electron भी कम होगा। अगर movement of electron यहां से यहां कम होगा तो फिर इसमें भी डाइपोल मोमेंट कम कहेंगे अपन, इसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द फ्लोरीन। तो अगर अपन को बताना है कि भाई जितना इलेक्ट्रॉन यहां से इसकी तरफ शिफ्ट होगा उस पे उतना ही डेल्टा नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा। जितना ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो जितना इलेक्ट्रॉन देगा तो उससे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। अपन सपोज कर लेते हैं जितना स्ट्रेंथ डेल्टा नेगेटिव का होता है उतना ही स्ट्रेंथ डेल्टा पॉजिटिव का होगा इन अ बॉन्ड, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन ये देगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा। तो जितना स्ट्रेंथ डेल्टा पॉजिटिव का होता है उतना ही स्ट्रेंथ डेल्टा नेगेटिव का होता है, ये हमेशा हमें पता होता है, राइट। तो अपन बता देंगे भाई यहां पर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ वी कैन से दैट इसमें इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग ज्यादा होगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसका मतलब है अगर उसमें ज्यादा शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो अपन बता सकते हैं कि इसमें जो स्ट्रेंथ है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा इसके कंपैरिजन में, तो स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा नेगेटिव चार्ज जो इसका स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज डैश, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को कम पुल करेगा बिकॉज इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। तो अपन बता सकते हैं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगा। तो एक तो स्ट्रेंथ अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज ज्यादा जनरेट होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी अगर कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पे इसकी ज्यादा थी तो उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा होगा। सिमिलरली आई कैन से दैट, सिमिलरली अपन बता सकते हैं कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ जितना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ होगा उतना ही डेल्टा नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ होगा। या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड करके लिख लेते हैं डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का जितना डेल्टा पॉजिटिव डैश है उतना ही डेल्टा नेगेटिव डैश का भी स्ट्रेंथ होगा, मतलब वहां पर स्ट्रेंथ एक जैसे होंगे। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। फिर अपन बोल सकते हैं दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ, अपन ऐसे बता सकते हैं इसका स्ट्रेंथ नेगेटिव ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्टिंग हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ होगा। इसका मतलब है डाइपोल मोमेंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही बताएंगे। सो वी कैन से दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट इज a vector quantity because right now it is always from electropositive to electronegative atom. So it is a vector quantity. The dipole moment is a vector quantity. फिर अपन लिख सकते हैं इसमें डाइपोल मोमेंट जैसे अपन को बताना है तो इसमें इलेक्ट्रॉन सिंस इसमें ये चार्जेस ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, मतलब डाइपोल मोमेंट ऑफ HF अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होता है। So dipole moment simply depends on the electronegativity difference, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया होना चाहिए। मैथमेटिकली वी कैन से दैट अगर हमें डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, सो डाइपोल मोमेंट को अपन कैलकुलेट करेंगे। डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू दैट इज म्यू इज विल बी इक्वल टू दैट इज द चार्ज ऑन द पार्शियल चार्ज, ये डेल्टा जो है वो पार्शियल चार्ज है, पार्शियल चार्ज मल्टीप्लाई विद बॉन्ड लेंथ। तो डी लिख लेते हैं अपन, इससे अपन कैलकुलेट करके बताएंगे। वेयर डेल्टा इज द पार्शियल चार्ज, म्यू तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा
उससे डिनोट करेंगे अपन, where delta is the partial charge on each atom in a bond ना, क्योंकि जितना स्ट्रेंथ इसका होता है उतना ही इसका होता है, इसलिए इसको लिखोगे तो पॉजिटिव के फॉर्म में लिख देंगे, इसमें भी स्ट्रेंथ तो वही रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो दोनों का एक जैसा होता है, वो आपने लिखा हुआ है. So delta is the partial charge on each atom, and we'll write that D is the bond length. Is the bond length. तो अपन कहेंगे इसमें ये D जो होता है वो बॉन्ड लेंथ होगा और डेल्टा जो होगा वो पार्शियल चार्ज होगा. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इनके यूनिट्स भी होंगे. अगर हम यूनिट्स की बात करें तो वी कैन राइट दैट यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट म्यू इज डी बाई, उसको अपन डी बाई लिखते हैं, द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट उसको डी बाई से कैलकुलेट करता है. एंड वी यूज्ड टू राइट दैट, अगर हमें एमकेएस यूनिट में लिखना है तो अपन लिख सकते हैं डी बाई इज ऐसा यूनिट, तो अपन लिखेंगे उसको एमकेएस यूनिट में जनरली दैट इज 1 डी बाई will be equal to 3.33 into 10 to the power of minus 30 coulomb meters, that is coulomb meters cm. तो 1 d by is equal to ऐसे लिख सकते हैं, that is an MKS unit, coulomb meters. या फिर अपन लिख सकते हैं that is 1 d by is equal to, ये तो MKS unit हो जाएगा, या फिर अपन लिख सकते हैं 1 d by is equal to that is 10 to the power of minus 18 electrostatic unit centimeter. So that is coulomb meters and this will be electrostatic unit. इसलिए CGS यूनिट होगा, वो सेंटीमीटर देखने के बाद अपन को पता चल जाएगा कि इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर्स. तो उसमें कूलम मीटर्स को मैंने इसलिए लिखा कि वो कई बार अपन लोग लिखते हैं ना कि उसको सेंटीमीटर अज्यूम ना कर ले, तो इसलिए मैंने उसको पूरा लिखा कूलम मीटर्स. तो दिस इज अ CGS यूनिट. तो डिपेंड करेगा कि अपन को क्या वैल्यू गिवन है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेंगे. ठीक है, तो अपन उसको बता सकते हैं कि क्या करना है अपन को. ठीक है ना. नेक्स्ट वी कैन राइट एज, वी कैन से दैट, नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं दैट इज, इसमें अपन को पता चल गया. अब अपन चेक कर लेते हैं कि भाई देखो डी तो बॉन्ड लेंथ हो जाएगा इन दोनों के बीच में, इसका मतलब है ये बॉन्ड लेंथ मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा. मुझे ये डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर गिवन होगा तो मैं डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ बता दोगे तो मैं इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करके बता सकता हूँ म्यू कितना होगा, या म्यू और डी पता होगा अगर मुझे, तो मैं डेल्टा का स्ट्रेंथ बता सकता हूँ कि किसी भी एटम पे कितना पार्शियल चार्ज है. ठीक है. अब अपन कहेंगे भाई डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है. तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर मेरे पास कोई एटम गिवन है, सपोज मेरे पास HCl गिवन था, ये इलेक्ट्रॉन को मुझे शिफ्ट करना है किसकी तरफ, HCl की तरफ, Cl की तरफ. अगर इस इलेक्ट्रॉन को मुझे Cl की तरफ शिफ्ट करना है तो इसमें अपन कहेंगे जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन, मान लो 50% शिफ्ट हो गया तो अपन कहेंगे जो भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है डेल्टा का, उसका 50% वैल्यू इस केस में होगा इसका. तो डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो अपन कहेंगे भाई देखो डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन अपन इसको दे दें, अगर ये इलेक्ट्रॉन आप दोगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, फिर तो Cl नेगेटिव बन जाएगा. मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ये पार्शियल चार्ज लिखा हुआ अपन है चार्ज, तो इसका मतलब मैक्सिमम मैं इसको कितना चार्ज दे सकता हूं, तो अपन कहेंगे डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर वैल्यू. मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा कैन बी, अगर आप इसको 100% ट्रांसफर कर दोगे, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो जाएगा तो अपन उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं. इसका मतलब है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इसकी तरफ कितना कर सकता हूं, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर. तो इसका मतलब ये हुआ कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा विल बी, right ना, the maximum value of delta is equal to what, that is charge of electron. जितना एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा अपन बता सकते हैं. सो अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिर तो मुझे ये पता है कि डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन को पता है क्या होता है. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज
दैट इज 1.602 into 10 की पावर -19 कूलम्स होता है। दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो अपन को पता होता है कि भाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये अपन को पता है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602, मतलब अगर मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो कितना चार्ज आपने दे दिया, तो अपन कहेंगे 1.602 10 की पावर -19 कूलम्स, इससे उसको दे दिया। अगर मैंने ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ 50% शिफ्ट किया तो अपन कहेंगे ठीक है, आपने इससे इसको कितना चार्ज दिया, 1.602 into 10 की पावर -19 डिवाइड बाय 2, मतलब अगर आप 50% शिफ्ट करोगे तो मैंने 50% चार्ज उसको दे दिया, मतलब डेल्टा का वैल्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से 50% आ जाएगा। और अगर मैंने इसको थोड़ा सा ही शिफ्ट किया तो अपन कहेंगे ठीक है, आपने जितना शिफ्ट किया उसके हिसाब से मैं बता दो आप मुझे कि इसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है, इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, तो मैं खुद ही कैलकुलेट कर लूंगा ये वैल्यू कितनी है। भाई इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। तो जितना आप इसको इसकी तरफ शिफ्ट करोगे, आप जितना ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन को Cl की तरफ शिफ्ट करोगे, उतना ज्यादा इस बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आएगा। क्योंकि अगर आप ये इलेक्ट्रॉन उसको शिफ्ट कर दो, 100% दे दोगे तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर तो 100% आयनिक कैरेक्टर होगा, बिकॉज आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम, तो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। तो अगर मैंने 100% ट्रांसफर किया तो आपने कहा 100% आयनिक कैरेक्टर, अगर मैंने थोड़ा सा शिफ्ट किया तो अपन कहेंगे थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर। तो इसका मतलब है कि जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन मैं इसकी तरफ शिफ्ट करूंगा, उतना ज्यादा बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आएगा, बिल्कुल। सो जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन आप इसकी तरफ शिफ्ट करोगे यहां से यहां, उतना ही ज्यादा इसमें परसेंटेज ऑफ बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आएगा, उतना ही ज्यादा इनके वैल्यूज बढ़ेंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो डेल्टा पॉजिटिव, उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो डेल्टा नेगेटिव, और 100% इलेक्ट्रॉन दे दिया तो नेगेटिव चार्ज, एंड उस पे 100% पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जितना इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां शिफ्ट करूंगा, उतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आएगा। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर में इनके स्ट्रेंथ से भी फाइंड आउट कर सकता हूं। अगर इसका स्ट्रेंथ पॉजिटिव चार्ज के बराबर हो गया तो मैं कहूंगा 100% आयनिक कैरेक्टर। तो फिर पॉजिटिव चार्ज तो तब आएगा ना जब ये 100% इसमें ट्रांसफर हो जाए इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल। तो अपन कहेंगे ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट जरूर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो अपन कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जितना ज्यादा शिफ्टेड होगा, उतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आएगा। तो अपन इसको ऐसे बता देते हैं कि भाई अगर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, सो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, अगर मुझे बताना है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो मैं लिख सकता हूं कि भाई ये तो फ्रैक्शन हो जाएगा आयनिक कैरेक्टर का। फ्रैक्शन क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसको ट्रांसफर करने की, डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ई के बराबर। अगर ये भी वैल्यू ई के बराबर आ गया, इसका मतलब है इसमें 100% आयनिक कैरेक्टर आ गया। और अगर इसकी, और वी नो दैट इसकी वैल्यू हमेशा कम होगी इससे, क्योंकि अगर इन दोनों का वैल्यू एक जैसा हो गया तो वो तो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, और डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट इन अ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो डाइपोल मोमेंट अपन कोवेलेंट कैरेक्टर को बताएगा वो कि कितना परसेंट, जैसे अगर अपन इसमें कैलकुलेट करेंगे तो इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो ज्यादा आएगा इससे। तो ठीक है, अगर इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, मतलब इसमें स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा चार्जेस आर मोर एज कंपेयर टू द स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा चार्जेस इन HCl। तो अपन ऐसे बता सकते हैं व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ चार्जेस। तो ये आपका डाइपोल मोमेंट है, वी कैन से दैट कि ये अपन डाइपोल मोमेंट ऐसे कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन कि भाई इसमें अपन को छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोई आएगा तो अपन कैसे बताएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वी कैन राइट लाइक दिस, है ना। तो डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये तो अपन को पता चल गया। तो अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो अपन चेक कर लेते हैं अपन को कैसे बताना है। सपोज मुझे बताया गया ऐसे, अपन को लिखा है कैलकुलेट द परसेंटेज, एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर in HCl bond when the bond length is, है ना, अपन ने D को बॉन्ड लेंथ लिखा है when D is equal to that is 0.98 Armstrong unit and we are given the mu, उसका डाइपोल मोमेंट मुझे गिवन है, its dipole moment is 1.2 d by,
ये मुझे गिवन है और मुझे अब कैलकुलेट करके बताना है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट इन दिस। डाइपोल मोमेंट अगर कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियस सी बात है, अपन कहेंगे वो सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स में या फिर वो कोवेलेंट कैरेक्टर होना चाहिए तो उसमें ही अपन बता पाएंगे। बट कभी कभी ऐसा भी बताएंगे, अपन ने एक फजान रूल पढ़ा था जो पिछले क्लास में, उसने अपन ने बताया था कि देयर इज नो बॉन्ड व्हिच हैज 100% आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब 100% आयनिक कैरेक्टर तो कभी आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि इवन इन NaCl अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि NaCl में भी क्या होता है कि भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने 2-1 बताया था, इसके लिए 2-8-7 बताया था। तो एक मेटल और एक नॉन मेटल होता है तो हमेशा क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड, बिकॉज देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस टू दिस। अब अगर अपन कंप्लीट ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रॉन का तो ये Na पॉजिटिव बन जाएगा, 2-8 हो गया, और Cl माइनस हो गया, ये 2-8-8 हो गया। अगर दोनों के ही ऑक्टेट कंप्लीट है तो फिर इसमें बॉन्ड कहां से आया? तो अपन कहेंगे नहीं नहीं, वो क्या होता है कि पहले ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है, बाद में ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है। इस अट्रैक्शन को अपन कहते हैं आयनिक बॉन्ड। द अट्रैक्शन ऑफ द कैटायन बाय द इलेक्ट्रॉन, द अट्रैक्शन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय द कैटायंस फ्रॉम द एनाइन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो अपन कहेंगे अच्छा, फिर इसने 100% उसको नहीं दिया ना, इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसको पुल करके भी रख रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद पुल करके भी रख रहा है अपनी तरफ, तो ऑब्वियसली बात है देयर इज नो 100% ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपन ये बोल सकते हैं कि इसमें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज 98%, बट अपन कहेंगे 2% जिससे वो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है उसको अपन कोवेलेंट कैटेगरी में लेके आएंगे, देन दैट विल बी, मतलब अपन, और इसको अपन ने नाम क्या दिया था लास्ट क्लास में, पोलराइजेशन। तो 100% ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा। 100% ट्रांसफर होगा तो इसका मतलब फिर इसको इंडिपेंडेंट बिहेव करना चाहिए, इसको इंडिपेंडेंट बिहेव करना चाहिए। और सॉलिड्स में, आयनिक सॉलिड्स में ऐसे थोड़ी होता है, वहां पर तो एक कैटायन अट्रैक्ट होगा डिफरेंट एनाइन से और एक एनाइन अट्रैक्ट होगा डिफरेंट कैटायन से। तो अपन इसे बता सकते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, उसने पूछा है अपन से परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर पूछा है, इसका मतलब है मुझे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर के लिए ये दोनों वैल्यूज चाहिए। अपन को पता है ये वाला वैल्यूज तो किसी को बताने की जरूरत है नहीं, कूलम्स है, वो तो किसी को भी बताने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ डेल्टा कैलकुलेट करना है। और ये फॉर्मूला जो है दैट इज फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। सो डाइपोल मोमेंट मैथमेटिकली फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, मतलब इससे अपन दो एटम वाले मॉलिक्यूल जो होंगे उनके लिए इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हैं। सो फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे HCl है उसमें दो ही एटम है, तो अपन बताएंगे म्यू विल बी इक्वल टू, तो अपन लिख सकते हैं दैट इज आंसर के लिए अपन लिख सकते हैं, बच्चों क्या क्या गिवन है उसमें। एक तो डी गिवन है मुझे 0.98 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और दूसरा मुझे गिवन है उसमें म्यू गिवन है दैट इज 2d 1.2 डी बाई गिवन है। लेकिन एक बात हमको पता है कि भाई हमको जो कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर फ्रैक्शन लिखना है, तो पार्शियल चार्ज किस में आना चाहिए, कूलम्स में आना चाहिए। हम यूनिट को जरूर चेक करके रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये कूलम्स इज एमकेएस यूनिट, तो मुझे एमकेएस यूनिट में कैलकुलेशन करना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको एमकेएस यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 0.98 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स लिखूंगा, और इसको डी बाई को एमकेएस में कन्वर्ट करना है तो 1 डी बाई इतना होता है, तो 1.2 डी बाई कितना होगा, वी आर एबल टू राइट 3.33 इंटू 10⁻30, दैट इज कूलम मीटर्स। ठीक है, तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, हमें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना है, मुझे ये पता है, मुझे ये गिवन है, ये कैलकुलेट करना है, और अगर ये कैलकुलेट कर लूंगा तो बाकी अपना कैलकुलेशन परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। तो अपन लिखेंगे भाई म्यू विल बी इक्वल टू दैट इज डेल्टा इनटू डी। सो म्यू तो मुझे गिवन है दैट इज 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻, है ना, 3.33 इंटू 10⁻⁻30 इज इक्वल टू डेल्टा, और डी मुझे गिवन है 0.98 इंटू 10⁻⁻10। -10 और 30 को -20 कर लेते हैं, और इसमें सब्स्टिट्यूट करके अपना परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बता देते हैं।
सो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर कैलकुलेट करने के लिए मुझे डेल्टा आ गया। डेल्टा कितना आया अपने पास, ये कैंसिल किया मैंने, तो 1.2 इंटू 3.33 इंटू 10 की पावर -20 बच गया, क्योंकि -10 तो मैंने कैंसिल कर लिया इससे, और डिवाइडेड बाय 0.98 है मेरे पास। मल्टीप्लाई बाय ई, डिवाइड बाय ई कर लेते हैं, तो ई अपने पास आ जाएगा 1.602 इंटू 10 की पावर -19 आ जाएगा अपने पास, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यू गॉट योर आंसर। आप इसको कैंसिल कर लो, दैट इज 12। तो इसको आप कर लो 4 से, इसको डिवाइड कर लो, तो ये 4 हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 4 3 12। अगर अपन इसे चेक करेंगे तो इट विल बी 3/4, सो 0.75 आ जाएगा। 0.75 इज इक्वल इनटू 3.73, तो इसको 3.5 कर देते हैं क्योंकि ये 0.98 है, सो मैं 3.4 कर देता हूँ, तो मेरे पास ऐसे आंसर आ गया। तरह से लिख लेते हैं भाई, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर विल बी इक्वल टू, ये अपने पास कैलकुलेशन आ गया। तो 3 इंटू मैं लिख लेता हूं, दैट इज, इसको डिवाइड कर दिया मैंने इससे, सो 3.4 लिख लिया मैंने, और डिवाइड कर लेता हूं, ये मेरे पास 4 है, और मल्टीप्लाई करता हूं 10 की पावर -20 इंटू 100 कर देता हूं। तो ठीक है, विल राइट दैट, इसको अपन कैलकुलेट कर लेते, और ये 10 की पावर -19 को कैंसिल किया मैंने इससे, तो 10 की पावर -1 बच गया मेरे पास, ये बच गया मेरे पास। तो 10 की पावर -1, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास सिर्फ 10 बचेगा। तो यहां पर मैं कैलकुलेशन करता हूं, तो ये 0.75 हो गया, राइट ना, और यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 0.75 इंटू 34, राइट ना। तो 34 का हाफ, मतलब आप ये 34 कर सकते हो, 34 का 75% कैलकुलेट कर लो, तो 34 का 75 मतलब 17 और 8.5, so 17 plus 8 will be how much? 17 plus 8 will be 25, or 25.5 is the answer for us, so 25.5% अपने पास आंसर, ये लो भाई अपने पास आंसर आ गया, दैट इज द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। तो थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, बाकी आपको पता है कैसे मतलब सॉल्व करना था, कैलकुलेशन कैसे करना है अपन को, वो अपन को पता है। तो आप कैलकुलेट करके बिल्कुल अपन बता सकते हैं कि कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे और क्या कैलकुलेट करना है अपन को, तो अपन उसमें बता सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास परसेंटेज आ गया, वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस, है ना। नेक्स्ट वी कैन राइट इज, तो ये तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट करना है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी अपन को पता है। तो चलो फिर देखते हैं कि भाई ये डाइपोल मोमेंट में अगर कोई कैलकुलेशन आएगा तो इसी टाइप से कोई कैलकुलेशन अपन से पूछ सकता है। अब अपन चेक कर लेते हैं, दैट इज डाइपोल मोमेंट फॉर अदर मॉलिक्यूल्स। सो इसमें अपन एप्लीकेशंस लिख लेते हैं, तो एक लिखेंगे अपन, वी नो दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन, वेक्टर प्रेजेंट एट सर्टेन एंगल, एंड वेक्टर डायरेक्शन, यू नो दैट। इसमें वेक्टर डायरेक्शन आपको पता है कि वो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा, ठीक है। तो अपन ऐसे बता सकते हैं भाई, इसमें अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, सपोज मेरे पास गिवन है फॉर अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स थे भाई, 2 एटम होते हैं तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, अगर 3 एटम होंगे तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, अगर 3 एटम होंगे तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, तो फिर कहेंगे फॉर अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। सो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में वी कैन राइट दैट, अगर अपन कोई मॉलिक्यूल लिख लेते हैं जिसमें डाइपोल मोमेंट होगा, तो अपन चेक कर लेते हैं कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डाइपोल मोमेंट होगा, तो अपन कहेंगे भाई मेरे पास H2O मॉलिक्यूल है। H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तो अपन को पता है, अपन ने लिखा हुआ है भाई, H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तो ऐसे होगा। तो एक ऑक्सीजन होता है, अपने पास हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे, और 2 लोन पेयर्स भी होता है। इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ये तो वेक्टर, इसको मान लेते हैं पर ये डाइपोल मोमेंट, इधर तो लोन पेयर्स है, तो हमें इस डाइपोल मोमेंट को, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ना ऐसे, तो एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा, एक डेल्टा नेगेटिव इसके पास आएगा, एक डेल्टा पॉजिटिव इसके पास आएगा, एक डेल्टा नेगेटिव इसके पास आएगा। इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर एंगल भी गिवन होगा अपन को, ये अपन को पता है, इट इज 105 डिग्रीज। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है, इसमें 2 वेक्टर्स है ना, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया,
इसको वेक्टर ए ले लेते हैं, इसको वेक्टर बी ले लेते हैं, एंगल भी गिवन है, फिर तो अपन को पता है कैसे वेक्टर्स को ऐड करते हैं। सो यहां पर एक ही डायरेक्शन में आ रहा ना, तो वेक्टर मूवमेंट जो होगा वो ऐसे हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। सो द रिजल्टेंट वेक्टर इज कैलकुलेटेड एज और रिजल्टेंट एडिशन वेक्टर्स ना, यहाँ तो एडिशन वेक्टर्स और ऐड हो रहे हैं ना, दोनों का डायरेक्शन एक ही होगा, तो ऊपर की तरफ होगा। एडिशन वेक्टर्स अगर अपन को लिखना है तो वी कैन राइट दैट एडिशन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वो अपन को पता है कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट ना, cos थीटा वो अपन को पता है, ऐसे ही लिखते हो ना। यस, तो फिर अपन क्या करेंगे, इसमें अपन इसको ले लेंगे कैसे, आप अब यहां पर तो ये भी OH बॉन्ड है और ये भी OH बॉन्ड है, अगर ये दोनों ही OH बॉन्ड है तो अपन क्या करेंगे कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक जैसा है, अगर ये और ये एक जैसा है तो बी की जगह भी ये लिख देते हैं, भाई बी की जगह भी ये लिख देते हैं ना अपन, तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो अपन कहेंगे वेक्टर ए, vector A is a dipole moment of this OH, vector A B is a dipole moment of this OH, तो अपन क्या लिख लेंगे इसमें, अपन इसको भाई इसके लिए भी एक वेक्टर होगा, इसके लिए भी एक वेक्टर होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर अपन लिख देते हैं, क्या आ जाएगा अपने पास, ये भी ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है, दोनों को ऐड करते हैं तो 2a स्क्वायर, तो अपने पास 2a स्क्वायर 2a आ जाएगा, और मैं उसको क्या कर लेता हूँ, ये भी a और a है तो a स्क्वायर आ जाएगा, मैं cos थीटा बाई 2 कर देता हूँ इसे, रिजल्टेंट वेक्टर एक को लेके अपन इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मैंने थीटा बाई 2 कर लिया क्योंकि मैंने हाफ ले लिया पढ़ने के लिए इसका, तो वी कैन राइट लाइक दिस, तो दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। ये एक OH का अपने पास क्या आ गया, डाइपोल मोमेंट, A इज अ डाइपोल मोमेंट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सो म्यू रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू, वी कैन राइट 2 म्यू ऑफ एक OH आ गया अपने पास, और cos थीटा बाई 2 लिख लेंगे, तो अपन बता सकते हैं दैट इज अ रिजल्टेंट वेक्टर फॉर दिस H2O मॉलिक्यूल। तो वेक्टर एडिशन आपको आता है, वेक्टर सब्सट्रैक्शन आपको आता है, वेक्टर्स के से आपने काफी फिजिक्स में जो वेरी फर्स्ट चैप्टर आपने डील किया होगा उसमें वेक्टर्स आपने काफी कुछ पढ़ा हुआ है, तो फिजिक्स में आपने वेक्टर्स बहुत पढ़े हुए हैं, तो वेक्टर्स में फिर तो सारा कुछ अपन इसमें यूज कर लेंगे। सपोज मेरे पास ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे होता, अगर CO2 मॉलिक्यूल होता तब तो अपन को कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि CO2 मॉलिक्यूल में तो इसका स्ट्रक्चर अपन को पता है, इट्स लाइक दिस, और इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है 180 डिग्री, इसका वेक्टर मूवमेंट क्या होगा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ऐसे होता है, और इसका वेक्टर ऐसे होगा, दे आर अपोजिट वेक्टर्स ऑफ इक्वल बॉन्ड ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, इक्वल क्यों, क्योंकि ये भी कार्बन ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड में, ये भी कार्बन ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड में, तो इसके लिए म्यू का वैल्यू क्या होगा 0, टू अपोजिट वेक्टर्स ऑफ सेम स्ट्रेंथ, है ना, तो उसके लिए डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा 0। तो अपन क्या बता सकते हैं कि अच्छा अगर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आया, इसका मतलब मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होगी, भाई बॉन्ड में पोलैरिटी है, अगर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आया, लेकिन अगर डाइपोल मोमेंट 0 आया इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल क्या हो गया, सिमेट्रिक रहा होगा और उसका डाइपोल मोमेंट 0 रहा होगा, अपन वाइस वर्सा बोल सकते हैं ना, अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट 0 आया इसका मतलब है मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, ये भी ट्राइएटॉमिक है, 3 एटम वाला मॉलिक्यूल, ये भी 3 एटम वाला मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें सिमेट्री नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर लोन पेयर्स भी है, अगर लोन पेयर बॉन्ड पर रिपल्शन ज्यादा होता है तो बॉन्डेड पेयर्स में रिपल्शन कम हो जाएगा, तो अपन को पता है यह कुछ ऐसे बॉन्ड होगा, यहां पर वेक्टर्स अपोजिट नहीं हो सकते, why it is so, because it is the bond angle is not 180। तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में अपन कहेंगे इट डिपेंड्स कि भाई कैसे मॉलिक्यूल अपन को गिवन है, मान लो अपने पास ऐसे गिवन है SnCl2, तो अपन कहेंगे अच्छा SnCl2 कोई बात नहीं, पहले तो ये बताओ कि भाई Sn में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपन कहेंगे Sn तो
किस ग्रुप में प्रेजेंट है? एसएन अपन को पता है किस ग्रुप में प्रेजेंट होता है भाई, बताओ एसएन किस ग्रुप का है? तो अपन कहेंगे एसएन तो कार्बन वाले ग्रुप का है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो अपन कहेंगे एक Cl है, 2 Cl है और एक लोन पेयर है। मतलब ये तो पक्का है कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता। व्हाई इट इज सो? क्योंकि 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 3 अपन को सिग्मा बॉन्ड जैसे काउंट करना है। एक लोन पेयर ऐसे होगा, एक Cl इधर होगा, एक Cl इधर होगा। इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इसका डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, क्योंकि ये डेल्टा नेगेटिव और टिन तो थोड़ा मेटेलिक कैरेक्टर भी दिखाता है। तो ये भी डाइपोल मोमेंट होगा, इधर भी डेल्टा पॉजिटिव, इधर डेल्टा नेगेटिव। तो वी आर एबल टू टेल कि इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर ये भी इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो ये जो है इसकी तरफ पुल्ड अप होंगे, जो लोन पेयर्स है वो टिन की तरफ पुल्ड अप होंगे, बिकॉज टिन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि उससे Cl इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे हैं। तो इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऐसे हो जाएगा। तो इसमें डाइपोल मोमेंट will not be equal to 0, इसका डाइपोल मोमेंट होगा। अपन कहेंगे इसका डाइपोल मोमेंट will not be equal to 0 बिकॉज ये सिमेट्रिक नहीं है, इसमें एक जगह लोन पेयर है, बाकी जगह Cl है। अगर किसी में सिमेट्री आती है तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट आपको देखना आता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक सबसे बड़ा इसका जो एप्लीकेशन होगा वो मैं बता सकता हूं कि किस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है और किस मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है, वाइस वर्सा। अगर डाइपोल मोमेंट 0 है तो उसमें सिमेट्री रही होगी, अगर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है तो उसमें सिमेट्री नहीं रहेगी। तो अब अपन एक बार मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं, ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनमें डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो अपन एक बार देखते हैं, क्योंकि उससे अपन को हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेशन में अपन को डायटोमिक मॉलिक्यूल ही देंगे, मैक्सिमम ट्राइटोमिक, जैसे मैंने वाटर के लिए कहा। अगर थीटा गिवन होगा तो cos थीटा बाई 2, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एंगल, या तो आपको मतलब वो ऐसे एंगल देंगे जिसको आपको डायरेक्टली आपको पता होगा कि cos थीटा कितना होता है, या ट्रिग्नोमेट्री से आप कैलकुलेट कर सकते हो जो आपने मैथ्स में सीखा है। वरना वो अपन को डायरेक्टली देंगे कि एक बॉन्ड एंगल गिवन है, या हो सकता है कोई अच्छा, मतलब जैसे मान लो ऐसे गिवन है अपन को 54, अब बताओ cos थीटा 54.44 कितना होगा। अब ऐसे कैलकुलेशन में तो अपन कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि कितना होगा, ये तो भाई मुझे क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए फिर, क्योंकि इसके कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम जाएगा मेरा। अगर कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम जाएगा तो अपन कहेंगे भाई उसको क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। तो अपन को ऐसे क्वेश्चन में गिवन होगा कि देखो भाई ये इतना ना, सपोज करते हैं 0.8164 होता है, मतलब ये इतना ही होता है। तो अपन कहेंगे ये फिर मतलब कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल होगा, इसको कैलकुलेट करना, तो वो क्वेश्चन में दे देंगे अपन को। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो फिर अपन कैलकुलेट करेंगे, भाई मैथ्स यूज करेंगे, जो तुमने मैथ्स में सीखा है उसके हिसाब से अपन कैलकुलेट करेंगे। अब अपन ये देखते हैं कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनके लिए डाइपोल मोमेंट अपन 0 बताएंगे, क्योंकि यही इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट होगा कि मॉलिक्यूल्स व्हिच विल हैव 0 डाइपोल मोमेंट, और वो मॉलिक्यूल जिनके 0 डाइपोल मोमेंट नहीं होंगे। तो पहले अपन देखते हैं कि व्हिच आर द मॉलिक्यूल व्हिच हैव 0 डाइपोल मोमेंट। तो चलो देखते हैं अपन मॉलिक्यूल्स विद 0 डाइपोल, विद 0 डाइपोल। फिर थोड़ा सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी देख लेंगे अपन उसमें डाइपोल मोमेंट के लिए कि भाई 0 डाइपोल मोमेंट कौन सा है। तो जैसे अभी अपन ने लिखा एग्जांपल में CO2 इट इज 0 डाइपोल मोमेंट। CS2 भाई आपने क्या किया, कार्बन की जगह, अगर कार्बन में ऑक्सीजन की जगह आप सल्फर लिखोगे तो ऑक्सीजन और सल्फर तो एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है, तो जैसे उसमें होगा वैसे इसमें भी होगा, तो इसका भी 0 डाइपोल मोमेंट होगा। BF3 विल हैव 0 डाइपोल मोमेंट। BF3 का डाइपोल मोमेंट 0 क्यों? क्योंकि बोरॉन ऐसे होगा, ये तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, ये तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, और यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल होता है परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेन। तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इन सभी में बॉन्डिंग एक जैसा होगा 120 120 120। तो अगर तीनों बॉन्ड एक जैसे होंगे, जैसे अपन को गिवन है, मान लो ऐसे ना कि अपन को पता है ये तीनों के तीनों BF3 वाले बॉन्ड जो होंगे वो एक ही प्लेन में होंगे, ऐसे ऐसे होंगे एक ही प्लेन में। अगर एक ही प्लेन में वो परपेंडिकुलर होगा, जो पाई बॉन्ड होगा, जो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा वो ऐसे होगा, परपेंडिकुलर ऐसे दिख रहा होगा अपन को। तो ऑब्वियस सी बात है सभी में बॉन्डिंग 120 है, और ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल को तो भूल ही जाते हैं, इसका वेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर कोई रिजल्टेंट वेक्टर अपने पास आ रहा है, राइट ना, रिजल्टेंट वेक्टर अपने पास आ रहा है, तो इसका 120 है तो बॉन्ड एंगल, तो इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, 120 है तो इसका रिजल्टेंट
इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। तो तीनों रिजल्टेंट वेक्टर जो होंगे वो एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे होंगे, ये भी और ये भी, और तीनों एक ही प्लेन में है, तो वो सिमेट्री हो गया। तो अपन कहेंगे फिर उस केस में उसका डाइपोल मोमेंट अपन 0 बताने वाले हैं। तो BF3 0 होगा। CH4 डाइपोल मोमेंट विल बी 0। व्हाई इट इज सो? बिकॉज CH4 में अपन कहेंगे इसमें ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, और सारे के सिमेट्रिक मतलब अगर आप मॉलिक्यूल बनाओगे तो इसके सारे बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट्स है, मतलब मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, मतलब सारे के सारे वेक्टर्स। तो अगर एक ही पॉइंट पे सारे वेक्टर्स मिल रहे हैं और उन सब में बॉन्ड एंगल भी एक जैसे हैं, सभी बॉन्ड एंगल एक जैसे हैं बिटवीन ऑल दी, राइट ना, H कार्बन और H, तो फिर अपन कहेंगे उसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो BF4 नेगेटिव, ऑब्वियसली बात है, आपने क्या किया है, इसको B लिख लिया और अभी आपने हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन लिख दिया है। तो ऑब्वियसली बात है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, और अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो बस डायरेक्शन चेंज हुआ, लेकिन बॉन्ड एंगल वही रहेगा, डायरेक्शन डिफरेंट हो गया बस, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। और अगर बॉन्ड एंगल सारे एक जैसे हैं तो मॉलिक्यूल को सिमेट्री में काउंट करूंगा मैं, और उसे ऐसे कैलकुलेट करूंगा। NH4 positive 0, PCl5 0, we'll write that HCO4 0, मतलब जो जिसमें भी एक भी लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम में, अपन कहेंगे वो सब 0 होंगे। तो HC, right now we have written that HCO2F4, we'll write that then we can say that बाकी SF6 is 0, IF7 is 0, right, जिनमें मतलब अपन एक भी लोन पेयर नहीं लिख रहे हैं। then we can write that PCl3F2 is 0। नाउ इसमें तो अपन लिखेंगे भाई कि भाई ये PCl3F2 आपने कैसे लिखा वो बताओ आप, क्योंकि इसमें तो डिफरेंट एटम है। अभी डिफरेंट एटम होंगे तो देखो अपन क्या करेंगे, इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, मतलब वी आर गोइंग टू राइट ये sp3d है। तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन Cl बड़े एटम को वहां प्लेस करते हैं जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा है, यहाँ तो 90 डिग्री है और ये वाले बॉन्ड एंगल 120 होते हैं, तो बड़े एटम को वहां प्लेस करना होता है जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा है, और छोटे एटम को वहां प्लेस करना होता है जहां बॉन्ड एंगल कम होता है। ये 90 डिग्री, ये भी 90। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, अगर मैं इन दोनों को हटा दूं, इन दोनों को यहां से, तो इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 होगा। ये ट्रायंगुलर प्लेनर जैसे होगा ना, जैसे BF3 था। अब यहां पर एक फ्लोरीन और यहां पर एक फ्लोरीन, तो ये फ्लोरीन होगा, तो अपन कहेंगे ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव से नेगेटिव ये कैंसिल होगी, और ये रिजल्टेंट कैंसिल हो गया, क्योंकि इन तीनों के बीच में एक जैसा, इन तीनों के बीच में एक जैसे बॉन्ड एंगल है, इसलिए 0 हो गया, और ये दोनों अपोजिट वेक्टर्स हैं इसलिए वो तो 0 होने थे। तो PCl3 और F2 इज 0। मतलब कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स में अपन को एक बार बना के देख लेना चाहिए कि अगर डिफरेंट एटम है लेकिन इस पे एक भी लोन पेयर नहीं है तो भी वो 0 हो सकता है। HCF4 में भी 0 होगा, बिकॉज जबकि HCF4 इज व्हाट, अपन को पता है HCF4 विल बी लाइक दिस, द स्ट्रक्चर ऑफ HCF4, इसमें दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा जो आपने पढ़ा हुआ है। तो यहां पर अपन कहेंगे भाई इसमें एक लोन पेयर यहां होगा, एक लोन पेयर यहां होगा, और ये स्क्वायर प्लेनर जैसे होगा, ये चारों एक ही प्लेन में हैं, और इनका बॉन्ड एंगल सभी के बीच में, जो बॉन्डेड पेयर्स के बीच में बॉन्ड एंगल आएगा वो 90 आ रहा है। ऑब्वियसली बात है, ये ऊपर है नीचे है, और ये प्लेनर स्क्वायर प्लेनर है वो, और एक लोन पेयर ऊपर है एक लोन पेयर नीचे है, तो जो प्लेनर है उसमें सभी के बीच में बॉन्ड एंगल एक जैसा है, तो ऑब्वियसली बात है इवन दो इसके पास दो लोन पेयर्स हैं फिर भी उसका डाइपोल मोमेंट 0 है, और डाइपोल मोमेंट 0 होने का रीजन क्या है, बिना है ना। तो अपन बता सकते हैं उसमें, जैसे फिर I3 नेगेटिव ले सकते हैं अपन, दैट इज डाइपोल मोमेंट विल बी 0। उसमें भी रीजन यही होगा बिकॉज एक आई सेंट्रल एटम, दो आई अपन ऐसे लिखने वाले हैं, और बाकी जो लोन पेयर्स होंगे वो इधर होंगे, ये 3 लोन पेयर्स हैं उसके पास, तो अपन 3 लोन पेयर्स ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लोन पेयर का तो रिजल्टेंट 0 हो गया क्योंकि सभी के बीच में 120 एंगल है, लेकिन इसमें आई होगा तो ये नॉन पोलर टाइप बॉन्ड हो जाएगा, बिकॉज आई आई बॉन्ड इधर भी और आई आई बॉन्ड इधर भी होगा, तो अपन बता सकते हैं कि इट विल बी 0, वो सिमेट्रिक टाइप हो जाएगा। तो अपन को बना के देखना होगा किसी किसी केस में कि मतलब वहां पर डाइपोल मोमेंट अपन कैसे बताएं।
तो लाइक दैट वी कैन से दैट CH3 अब इस टाइप से अपन देख लेंगे कि भाई किसमें अपन को डाइपोल मोमेंट 0 बताना है। CCl4 द डाइपोल मोमेंट विल बी 0, राइट ना। तो इसमें भी ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्राहेड्रल है, सारे बॉन्डिंग के एक जैसे होंगे। I3 नेगेटिव में मैंने ऐसे लिखा हुआ है कि I3 नेगेटिव में अपन को पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक अपन ने एक्स्ट्रा ऐड किया। तो एक्स्ट्रा ऐड किया तो यहाँ पर एक आई है, एक आई इसमें से सेंट्रल एटम है, दूसरे 2 आई अदर एटम्स हो गए, तो बाकी 3 लोन पेयर्स हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d, एक s 3p और एक d, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब लोन पेयर अपन को पता है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन sp3d का मतलब हो गया कि अपने पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनना चाहिए स्ट्रक्चर। तो मैंने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना दिया, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाऊंगा तो फिर लोन पेयर हमेशा वहां रखे जाएंगे जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होंगे, दैट इज 120, और आई को अपन वहां रखेंगे जहां ये आई को रखेंगे, ठीक है। तो अपन इसमें सिमेट्री बता सकते हैं, सिमेट्री बताएंगे तो दैट विल बी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा फिर। तो अपन ऐसे बता सकते हैं सिमेट्री को लेके कि डाइपोल मोमेंट कैसे बता सकते हैं अपन। 0 है, CH3 ये भी 0 हो जाएगा, CO2 भी 0 हो जाएगा, CS2 भी 0 हो गया। अब फिर अब अपन ऐसे लिखेंगे जैसे BeCl2 है, था अगर गैसियस स्टेट में है तो अपन को पता है कि गैसियस स्टेट में वो लीनियर शेप होगा, इट विल बी 0। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब अपन चेक करते हैं कि नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट कौन सा है, तो अब इसमें बता सकते हैं अपन। सो नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट अगर अपन लिखेंगे तो नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट का मतलब है कि अपन ने लिखा जैसे अपने पास ऐसे गिवन है, भाई अपने पास CH3Cl गिवन है, तो अपन कहेंगे इसमें कोई लोन पेयर तो है नहीं, कार्बन के पास बॉन्ड तो आपने चारों बनाए हुए हैं, 3 हाइड्रोजन है और एक Cl है। अपन सबको पता है कि अगर ये Cl बड़ा एटम है जबकि ये छोटे छोटे एटम्स है, इसका मतलब है यहां पर θ1 ले लेता हूं बॉन्ड एंगल और यहां पर θ2 ले लेता हूं बॉन्ड एंगल, θ1 इज लेस देन θ2। अगर सारे बॉन्ड एंगल एक जैसे नहीं है तो मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है, और अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता, उसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता। तो ये डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। CH2Cl2 डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, राइट दैट। अब PbCl2 डाइपोल, जैसे अभी SnCl2 लिखा था, एक ही बात है, आप PbCl2 लिखो, SnCl2 डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, राइट दैट। इसमें डाइपोल मोमेंट है NH3 डाइपोल मोमेंट है क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बाकी 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, इस टाइप से अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। PCl3 SOCl2 SF4, we can write that COCl2, है ना। सी के आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है, 2 Cl ले लोगे आप और एक डबल बॉन्ड। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी एटम से अदर एटम सेम अटैच नहीं है तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 हो ही नहीं सकता। अगर अदर एटम सेम अटैच नहीं है तो अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बना के चेक कर लेंगे कि डाइपोल मोमेंट होना चाहिए 0 या नहीं होना चाहिए। वरना जनरली यही होता है कि अगर किसी सेंट्रल एटम से अलग अलग एटम अटैच्ड है तो उसमें डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा वो नॉन जीरो होगा, क्योंकि अदर एटम अटैच्ड होंगे तो वो स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेगा कि किस टाइप से उसका स्ट्रक्चर है। दूसरा अपन लिख सकते हैं दैट इज, अच्छा, और इसमें अपन को ऐसे गिवन नहीं होगा कि I3, इट विल बी गिवन लाइक दिस, पोटेशियम Ki3 मतलब अपन को कोई आयनिक कंपाउंड गिवन होगा अपन को ऐसे, तो अपन उसमें बता देंगे I3 नेगेटिव का क्या डाइपोल मोमेंट होगा, वो ऐसे गिवन होगा अपन को। इधर भी अपन कहेंगे भाई, क्योंकि चार्ज वाला अपन कुछ ऐसे लिखेंगे नहीं, अपन को सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लिखने हैं, तो अपन कहेंगे, अपन बता सकते हैं भाई ऐसे HCF4 HCF2 ना, HCF4 तो अपन ने लोन पेयर थे, HCF6 डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, then we can write that POCl3 डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, we can write that। तो जिनमें भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है उनमें मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है, ये तो पक्का हो जाएगा कि जिसका भी आप डाइपोल मोमेंट 0 नहीं बता रहे हो उस मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है। तो ठीक है, विल राइट दैट कि फिर हमें मतलब ज्यादा कुछ ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मतलब हमें सिमेट्री टाइप ऐसे चेक करना है तो अपन लिख सकते हैं कि भाई मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है। CH3O CH3 ऑब्वियस सी बात है, इसमें लोन पेयर्स हैं, तो जैसे वाटर का था स्ट्रक्चर
वैसे आप CH3 बना लोगे तो उसमें डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो वी आर एबल टू टेल कि भाई किसमें डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, जिसमें अदर एटम अटैच्ड हो और उसमें सिमेट्री ना हो तो डाइपोल मोमेंट 0 नहीं। एक तो अपन से डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई आप मुझे डाइपोल मोमेंट बता दो कि किस मॉलिक्यूल में, मतलब सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट या हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। तो जिनमें अपन को थोड़ा सा भी शक होगा अपन उसे बना के देखेंगे, जिसमें अपन को शक नहीं होगा वो डायरेक्टली बता देंगे। अब अपन से क्वेश्चन पूछेंगे इस टाइप से, विच विल हैव मोर डाइपोल मोमेंट। सो ऑर्डर फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर डाइपोल मोमेंट अपन ऐसे लिख लेते हैं, कुछ अपन पॉइंट्स बना लेते हैं और उसमें अपन लिखते हैं order for dipole moment. So decreasing order में लिख लेते हैं। So decreasing order of dipole moment है ना, dipole moment ऐसे कर लेते हैं। कुछ कुछ अपन इसके एप्लीकेशन डाल देते हैं भाई डाइपोल मोमेंट के। मान लो मुझे NH3 गिवन है और मुझे NF3 गिवन है और मुझसे कहा गया किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा या NF3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो अपन कैसे बताएंगे फिर, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई दोनों केस में मैं बना के देख लेता हूं। NH3 इज लाइक दिस, उसके पास एक लोन पेयर होगा, 3 हाइड्रोजन होंगे, NH3 में एक ये 3 हाइड्रोजन हो गए। और अपन कहेंगे NF3 में भी एक ऐसे होगा, इधर एक फ्लोरीन होगा, इधर एक फ्लोरीन होगा और इधर भी एक फ्लोरीन होगा। अपन एक बार मोमेंट लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा चाहता है कि उसका जो डाइपोल मोमेंट हो वो एटम से दूर हो, क्योंकि वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो वो अपना डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का ऐसे दिखाना चाहता है। मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन दूर की तरफ दूर रहना चाहता है सेंट्रल एटम से। पहले अपन इन एटम को बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसका भी डाइपोल मोमेंट इधर है, मतलब सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर ये होगा, ये डायरेक्शन ये होगा, ये डायरेक्शन ये होगा, और इसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। लोन पेयर का भी एक डायरेक्शन होता है, लोन पेयर का डायरेक्शन हमेशा उस तरफ होगा जिस तरफ लोन पेयर बना होगा। लेकिन दूसरे एटम लोन पेयर को क्या करेंगे, क्योंकि बाकी एटम जो इधर बॉन्डेड थे वो तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, अगर ये अपनी तरफ पुल करेंगे तो नाइट्रोजन विल बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर ये इधर पुल करेगा, ये इधर पुल करेगा, ये इधर पुल करेगा, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो नाइट्रोजन विल बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इस इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करेंगे, जबकि उसका डाइपोल मोमेंट था किस तरफ, ऊपर की तरफ। इसे किस तरफ शिफ्ट होना पड़ रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि मैं इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करूंगा और इससे थोड़ा सब्सट्रैक्शन करूंगा। सब्सट्रैक्शन क्यों किया, क्योंकि उसका डायरेक्शन तो यह था लेकिन उसे मूव होना पड़ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर अपन कहेंगे इसके वेक्टर 1 है, इसका वेक्टर मतलब इनका कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है, तो 3 प्लस होंगे, 3 वेक्टर को ऐड करूंगा और एक को सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो 3 में से कुछ काम हो जाएगा। इधर 3 वेक्टर को ऐड करूंगा और इसका भी डायरेक्शन वही है जो इनका डायरेक्शन है, तो यहाँ वेक्टर एडिशन हो रहा है। तो यहाँ तो चारों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। लोन पेयर का भी अपना एक डायरेक्शन होता है, लोन पेयर का भी अपना एक डायरेक्शन होता है, लेकिन बाकी एटम उस लोन पेयर को किस तरफ शिफ्ट होने पे मजबूर करेंगे वो हम देखेंगे स्ट्रक्चर से। तो अपन कहेंगे इसमें से इन तीनों का सम करके इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट अपन को ऐसे मिलेगा। इधर इन तीनों को सम करेंगे और उसमें इसका भी सम करेंगे, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट अपन को एक ही डायरेक्शन में सभी का मिलेगा। तो इसका मतलब है डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ NF, बिकॉज इसमें सारे वेक्टर्स एक ही तरफ हैं, उसमें सारे वेक्टर्स एक ही तरफ नहीं है। तो फिर बता सकते हैं कि वहां पर डाइपोल मोमेंट क्यों ऐसे ज्यादा होगा। दूसरा अपन लिख लेते हैं, अगर अपन कहेंगे अपने पास HF गिवन है, HCl गिवन है, HBr गिवन है और HI गिवन है, तो अपन बता देंगे भाई HF ज्यादा होगा HCl से, ज्यादा होगा HBr से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट भी जनरली होता है। और यहां तो हाइड्रोजन है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो फ्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एटम हटा दो फ्लोरीन से जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा देना नहीं चाहता, तो फिर अपन कहेंगे, अगर अपन ऐसे लिखते हैं, अगर अपन ऐसे लिख लें CH3 और CH3I ऐसे लिखते हैं, तो फिर इस केस में अपन कहेंगे डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर सेम नहीं रहेगा। इस केस में क्या होता है, फ्लोरीन और कार्बन दोनों में जो बॉन्ड लेंथ होता है वो काफी छोटा होता है, ये बॉन्ड लेंथ काफी छोटा होता है। सो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होता है, क्योंकि पहले से ही बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा तो है, लेकिन अगर बॉन्ड लेंथ छोटा है तो फिर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी बहुत कम होगा, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। तो फिर यहां पर सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर Br और फिर I होगा। तो ये फ्लोरीन का एक्सेप्शनल थोड़ा सा बिहेवियर होता है, बट वो मिथाइल एल्काइल ग्रुप में ही होगा, जब कार्बन कंपाउंड अटैच्ड होंगे तभी ऐसा होगा। ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है, लेकिन कभी कभी अपन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो अपन को पता होना चाहिए। अगर मेरे पास डाइपोल मोमेंट ऐसे बताना है, CH3 CH2 Cl2 और फिर उसके बाद CH Cl3 और एक बार CCl4, जैसे जैसे Cl का नंबर बढ़ेगा कार्बन पे, डाइपोल मोमेंट कम होगा, इधर तो जीरो हो जाएगा। जैसे जैसे क्लोरीन का नंबर बढ़ेगा वो डाइपोल मोमेंट कम होता जाएगा। इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा इससे, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा इससे। अगेन दैट इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है, अदरवाइज इनऑर्गेनिक वाले तो सारे हमने कैलकुलेट कर लिए। थोड़ा सा सिस ट्रांस ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म से भी रिलेटेड है, कि अगर कभी कभी हमें, तो उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि डाइपोल मोमेंट में आप सिमेट्री चेक कर लो कि सिमेट्रिक कौन सा है, जो जितना ज्यादा सिमेट्रिक होगा उसका डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा। आप इस पार्ट को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इस वाले पार्ट से काफी क्वेश्चंस पूछते हैं। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमें पढ़ाया जाएगा कि डाइपोल मोमेंट कैसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फैक्टर्स होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट गवर्न होता है, उससे कैसे बताते हैं डाइपोल मोमेंट। थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मतलब जो सीजर ट्रांस होता है, थोड़ा सा मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जब हाइड्रोकार्बन पढ़ा है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो फिर इसको ऐसे बता सकते हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए डबल बॉन्ड होना जरूरी है बिटवीन द कार्बन एटम्स। तो मैंने कहा था कि जो ग्रुप इस पे अटैच्ड है, अगर वही ग्रुप इधर भी अटैच्ड है तो अपन कहेंगे इधर अटैच्ड है, तो इसमें डाइपोल मोमेंट एक बार चेक करेंगे। तो अगर सेम ग्रुप एक ही तरफ होते हैं तो अपन उसको सिस बोलते हैं, अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो अपन उसे ट्रांस बोलते हैं। अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो अपन उसे ट्रांस बोलते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें ये दोनों कार्बन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तो अपन कहेंगे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये अपन को बताया गया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो अपन कहेंगे भाई ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे। CH3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, CH3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप ये बोल रहे हैं कि अगर वेक्टर ये है और ये वेक्टर बी है, तो स्ट्रेंथ ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ बी। अगर ए का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ठीक है, इन दोनों का स्ट्रेंथ ज्यादा है इन दोनों से, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट उस डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ ऑफ वेक्टर्स ज्यादा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वेक्टर्स में। ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बी से, तो ऑब्वियस सी बात है अपन कहेंगे ए का सम जो होगा वो ज्यादा होगा बी के सम से। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगा जहां मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इधर तो ये एक दूसरे से अपोजिट वेक्टर्स हो जाएंगे और पैरेलल होंगे, इधर भी ये अपोजिट वेक्टर्स हो गए तो ये भी पैरेलल है, तो अपन कहेंगे फिर तो ये स्ट्रेंथ ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, इसमें स्ट्रेंथ ऑफ ए था और वो अपोजिट वेक्टर्स हैं, और ये बी है वो भी अपोजिट वेक्टर्स हैं, तो अपन कहेंगे क्या कहेंगे भाई, अगर बी है और अपोजिट वेक्टर्स है तब तो डाइपोल मोमेंट में जीरो कहूंगा।
तो ट्रांस में मोस्टली डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन तभी जब वो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। अगर अनसिमेट्रिकल है, मान लो मैंने ऐसे लिखा और मैंने कहा ये ट्रांस है, ये लो भाई हाइड्रोजन अपोजिट लिखा हुआ है, ये ट्रांस है, लेकिन मैंने मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकल नहीं बनाया, ये और ये डिफरेंट है, तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता। क्योंकि हमने पहले यही तो पढ़ा है कि डाइपोल मोमेंट 0 उनका होता है जो सिमेट्रिक होता है, जो अनसिमेट्रिकल होते हैं उनके डाइपोल मोमेंट 0 हो ही नहीं सकते। तो अपन कहेंगे ये अनसिमेट्रिकल है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, तो अपन इसमें बता सकते हैं। फिर दूसरा अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई अगर अपने पास ऐसे भी गिवन है तो अपन बता सकते हैं, जैसे इसमें डाइपोल मोमेंट इधर और इधर, ये दोनों वेक्टर्स अलग अलग हैं, जबकि ये दोनों वेक्टर्स एक जैसे थे, ये दोनों कैंसिल हो गए, लेकिन ये दोनों कैंसिल नहीं हो पाए, तभी तो डाइपोल मोमेंट 0 नहीं बताया। कभी कभी ऐसे भी हो जाएगा कि भाई अपन को चारों डिफरेंट गिवन है, इधर Cl है, इधर Br है, इधर H है, ऑब्वियस की बात है इसमें सिमेट्री नहीं है, तो डाइपोल मोमेंट 0 कैसे बता सकता हूं, फिर तो डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा इसमें, उसमें तो सिमेट्री ही नहीं है, बिल्कुल सिमेट्री नहीं है, तो उसमें अपन 0 नहीं बता सकते। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, वी गॉट इट कि भाई कैसे अपन को डाइपोल मोमेंट बताना है। नेक्स्ट वी कैन राइट दैट। थोड़ा सा और ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं जिसमें अपन डाइपोल मोमेंट बता सकते हैं, जिसमें अपन से पूछ सकते हैं। तो एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये मैंने आपको बताया हुआ था, क्योंकि अपन ने जब हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था तो थोड़ा मैंने आइडिया दिया था। तो बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड देख लेना, सो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बोलते हैं उसे, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब अपन को पता है एक बात अच्छे से, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अगर बेंजीन होता है तो बेंजीन में कुछ पोजीशंस होते हैं, ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन, वो मैंने आपको स्कूल वाला जो पढ़ाया था आपको बोर्ड क्लासेस के लिए, उसमें आपको बताया था कैसे ऑर्थो मेटा पैरा बोलते हैं। ये क्लोरोबेंजीन है, ये इसके ऑर्थो पोजीशंस है, ये इसके मेटा पोजीशंस है, और अपोजिट वाला पोजीशन को अपन पैरा बोलते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूंगा, इधर भी सीएल लिखूंगा, तो यहां लिखूंगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो अपन कहेंगे इसको मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मैं मेटा पोजीशन पे लिखता हूं, सो दिस इज मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। मेटा को सिर्फ एम लिखेंगे तब भी चलेगा, डाइक्लोरोबेंजीन। और अगर अपन यहां पर लिखेंगे ऐसे तो अपन बता सकते हैं ये Cl है, ये Cl है, तो यहां पर अपन बोल सकते हैं ऐसे बॉन्ड आप बेंजीन में ऐसे ही बना सकते हो, और एक सर्किल भी बनाओगे तो भी चलेगा, बिकॉज वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। ये ऑर्थो डाइक्लोरो हो गया, क्योंकि इसका ऑर्थो ये होगा और इसका ऑर्थो ये होगा, तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन बता सकते हैं, ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है। अपन कहेंगे अब इसमें का डाइपोल मोमेंट अपन को चेक करना है, तो अपन क्या करेंगे, इधर लिखेंगे भाई इसका डाइपोल मोमेंट तो 0 हो जाएगा, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन दिस, तो ये तो अपोजिट वेक्टर्स हो गए, तो इन मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि दोनों जगह Cl है, तो दोनों का अपोजिट वेक्टर और विद सेम मैग्नीट्यूड डाइपोल मोमेंट विल बी 0। इधर अपन कहेंगे अगर वेक्टर इसका वेक्टर ये होगा, इसका वेक्टर ये होगा, इन दोनों में बॉन्ड एंगल अगर अपन कैलकुलेट करेंगे ना तो 120 है, ये 120 बॉन्ड एंगल है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर तो ऐसे आ जाएगा ना, अपन को पता है इसका रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे होगा, मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड सपोज 2 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 2 है, तो इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 2 आ जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट आ जाता है, अगर 120 एंगल होता है तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा था ए बी ऐसे करके, क्योंकि अगर cos थीटा को 120 रखेंगे तो अपन को पता है उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है। तो यहां पर दोनों Cl का जो रिजल्टेंट होगा वो एक Cl के बराबर आ जाएगा, मतलब यहां पर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसका डाइपोल मोमेंट इसके बराबर आ जाएगा, इसका डाइपोल मोमेंट इसके बराबर होगा, दोनों Cl का जो रिजल्टेंट होगा वो एक Cl के बराबर, एक Cl का कितना 2 है, दूसरे Cl का भी 2 है, तो यहां पर जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इसका आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा मैग्नीट्यूड। तो क्लोरोबेंजीन इन दोनों का डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली सेम होगा, यहां पर 120 नहीं है, ये तो 60 है, तब तो इसका डाइपोल मोमेंट काफी ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर वेक्टर्स मुझे ए और बी को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 90 से ज्यादा, 90 से छोटा है अगर बॉन्ड एंगल, तो मुझे वेक्टर क्या करना पड़ता है, एडिशन करना होता है।
तो वेक्टर एडिशन में अपन कहेंगे ये डाइपोल मोमेंट अपने पास नॉट जीरो, दिस इज नॉट जीरो। तो अपन इनको ऐसे लिख लेते हैं भाई, इसका जीरो लिखा आपने, तो अगर मेरे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई सी का डाइपोल मोमेंट बी से ज्यादा है और बी का डाइपोल मोमेंट ए से ज्यादा है। ए का तो जीरो होगा डाइपोल मोमेंट। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सपोज एग्जांपल लिखते हैं, डाइपोल मोमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट लिख लेते हैं अपन, और ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं और उसमें आप आंसर बता सकते हैं। मेरे पास ऐसे क्वेश्चन नहीं बने, एक ऐसे लिख लेता हूं मैं, एक ऐसे लिख लेता हूं मैं, एक ऐसे लिख लेते हूं और एक ऐसे लिख लेता हूं। तो डाइपोल मोमेंट कितना आएगा ये देख लो, या इसको आप ऐसे कर लो, एक ही रखना है ना ताकि थोड़ा और इजी हो जाए। तो एबीसीडी अपन को गिवन है, कैसे बताएंगे कि इसका डाइपोल मोमेंट किसके बराबर है। आपको बस वेक्टर्स कैलकुलेट करने हैं और बता देना है कि डाइपोल मोमेंट कितना होगा किसके लिए। ठीक है, बिल्कुल, या तो ये जीरो हो जाएगा दोनों की वजह से, बस इसका डाइपोल मोमेंट बचेगा, मतलब एक सीएल के बराबर। तो ए और डी विल बी इक्वल, ये अपोजिट वेक्टर्स थे तो जीरो हो जाएगा। तो ए और डी इक्वल होंगे और सबसे ज्यादा अपन कहेंगे सी में होगा, क्योंकि एक तो इसका हो जाएगा और एक और सीएल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 120 है। अभी आपने बताया था कि अगर कोई दो सीएल 120 पे है तो वो एक सीएल, उन दोनों का रिजल्टेंट एक सीएल के बराबर होगा, और ये एक सीएल पहले से है वहां पर, तो दो सीएल के बराबर हो जाएगा, तब तो यहाँ बहुत ज्यादा। और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट इज जीरो। बिल्कुल सही, विल राइट लाइक दिस, तो इसमें डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। बिल्कुल सही है, विल गेट द डाइपोल मोमेंट लाइक दिस। ठीक है, सो ये अपना डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, राइट। कैसे अपन को बताना है डाइपोल मोमेंट, वी आर एबल टू टेल। ठीक है, और ये आपका डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट हो जाएगा। आप डाइपोल मोमेंट के सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व कर सकते हैं। और अब मैं आपको थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड का एक आइडिया दे देता हूँ कि आयनिक बॉन्ड कैसे होंगे, एंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड, है ना। तो अपन आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा, जैसे आप बता रहे थे कि आयनिक बॉन्ड को थोड़ा अपन डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको आयनिक कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो फजान रूल में बताया था। कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं वो मैंने आपको फजान रूल में बताया हुआ है। तो अपन आयनिक कैरेक्टर इन अ बॉन्ड कैसे बताएंगे वो देख लेते हैं। देखो भाई, बॉन्ड में जो आयनिक कैरेक्टर होगा, आयनिक कैरेक्टर इज आयनिक बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन द, अपन उसे आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, और मेरे पास शायद कोई और भी क्वेश्चन था जिस किसी ने पूछा था, कंडक्शन बैंड क्या होता है, एक बार वो भी एक्सप्लेन कर दो सर। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आयनिक बॉन्ड भी चेक कर लेता हूँ। कंडक्शन बैंड का क्या मतलब है, देखो कंडक्शन बैंड के लिए क्या होगा ना, कंडक्शन बैंड अपन उसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। जहां इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर पाएंगे उसको अपन कहते हैं कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड हमेशा क्या होता है, वो वैलेंस बैंड, मतलब वैलेंस शेल के बिल्कुल पास होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकता है। अगर ये या तो बहुत पास होना चाहिए या मर्ज होना चाहिए उसमें,
मतलब इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ शुड बी, ये वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, इलेक्ट्रॉन अपने आप ही इससे थोड़ा अबव होना चाहिए, मतलब कंडक्शन बैंड में अपने आप होना चाहिए, और वो कंडक्शन बैंड में अपने आप तब होगा जब वो सरफेस पे अपने आप ही मूव कर रहा होगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ कंडक्शन बैंड। अगर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता है तो अपन उससे कहेंगे कि वहां कंडक्शन बैंड या तो बहुत ऊपर है या कंडक्शन बैंड नहीं है। तो कंडक्शन बैंड कैसे पता चलेगा अपन को? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके, अगर अपन ने यहाँ वायर लगाया और यहां से बल्ब जल गया तो कहेंगे इसमें कंडक्शन बैंड बहुत क्लोज है वैलेंस बैंड के, वहां इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मूव कर रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। तो ऐसा मेटल्स में होता है। मेटल्स में क्या होता है, कंडक्शन बैंड जो होता है वो काफी पास होता है वैलेंस बैंड के, बिकॉज मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, सो द इलेक्ट्रॉन विल बी ejected or electron lies just above the surface of the metal, वो कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड ऐसे अपन देख नहीं सकते, बस ये बता सकते हैं कि अगर मेटल है तो उनमें कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के बहुत क्लोज होता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है, वो बैंड जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे होंगे उसको अपन कंडक्शन बैंड बोलते हैं। यस, अब अपन आयनिक बॉन्ड की बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन था एक अपने पास, और उसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं था, तो मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। Ionic bond always formed between the metal and non-metal. Always formed between metal and non-metal. Non-metal. By transfer of electrons. Transfer of electron from metal to non-metal. To non. उसको अपन आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, राइट? तो अपन क्या करेंगे, ठीक है भाई, अगर ये आयनिक बॉन्ड होगा तो अपन कहेंगे ठीक है, व्हाट आर द पॉइंट्स वी हैव टू रिमेंबर। भाई एक बात है, जैसे NaCl था तो अपन ने कहा था NaCl में Na और Cl है तो 281 था और ये 287 था, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहां से यहां, तो अपन को पता है एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा, और उसमें अपन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे तो मेटल कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा और नॉन मेटल एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप का बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो अपन कहेंगे मेटल मस्ट हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सके तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। सो मेटल मस्ट हैव लो आयनाइजेशन टू कन्वर्ट इनटू कैटायन, वो कैटायन में कन्वर्ट होगा। नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अच्छी होनी चाहिए, नॉन मेटल must have high electron affinity and convert to, वो एनायन में कन्वर्ट होगा। Ionic bond is the electrostatic attraction between the cations and anions. Is the electrostatic attraction between cations and anions. Ionic bond में each cation is surrounded by many anions and vice versa. Each anion is surrounded by many cations. So these bonds are non-directional. तो जैसे HCl होता है तो अपन को पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H से Cl की तरफ शिफ्टेड होगा, लेकिन NaCl में ऐसे नहीं होगा। एक Na सराउंडेड है काफी सारे Cl से, और एक Cl सराउंडेड है काफी सारे सोडियम आयन से।
तो फिर अगर एक कैटाइन काफी सारे Cl नेगेटिव से सराउंड है तो किसकी तरफ अट्रैक्टेड है वो? तो अपन कहेंगे सभी डायरेक्शन में इक्वली अट्रैक्टेड। यहां ऐसे नहीं होता। बॉन्ड बनेगा तो दोनों का शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कोवेलेंट बॉन्ड में, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो एक से दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड होता है। तो अपन बता देंगे इसमें इधर क्या हो जाएगा कि भाई कैटाइन सभी डायरेक्शन में अट्रैक्टेड होता है, तो किसी एक डायरेक्शन में नहीं होता। इसलिए मैं ये नहीं बता सकता कि बॉन्ड्स डायरेक्शनल होंगे। ये डायरेक्शनल होता है, एक ही तरफ शिफ्टेड होती है इलेक्ट्रॉन, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। तो अगर एक कैटाइन इक्वली अट्रैक्टेड होगा बहुत सारे डायरेक्शन में, और या एनाइन इक्वली अट्रैक्टेड होगा बहुत सारे डायरेक्शन में, तो क्या ये एक सिंगल NaCl जैसे एग्जिस्ट नहीं करेगा जैसे HCl होता है? नहीं, आयनिक कंपाउंड कभी भी एक सिंगल एंटिटी में एग्जिस्ट नहीं करते जैसे HCl होता है। They always exist in a large network, मतलब group of cations and anions. So it doesn't exist as a single entity. Ionic compound do not exist as single entity. वो ऐसे नहीं होते, वो अलग अलग ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। They will exist in a group of cations and anions. So we can say that properties की बात कर लेते हैं। They are soluble in water, conduct electricity in aqueous and molten state, conduct electricity in the molten state and aqueous state. Ionic compound. So they are good conductor of electricity and heat, good conductor of heat and electricity. They exist in a large crystalline lattice. They exist in a large crystalline lattice. Lattice matlab solids हैं. So have high melting and boiling point. Melting points and boiling points. That is about the ionic bond and electrostatic. Right now, electrovalent bond. आयनिक कैरेक्टर कितना होगा, किसमें कितना आयनिक कैरेक्टर होगा वो अपन ने, मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था लिख के फजान रूल में, द कंडीशंस फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर एंड द कंडीशंस फॉर आयनिक कैरेक्टर. हाउ वी कैन चेक which molecule have more ionic character or which molecule have more covalent character, वो मैंने आपको लास्ट टाइम लिख के या एक्सप्लेन करके फजान रूल में बताया था कि अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आयनिक कैरेक्टर एज वेल एज द कोवेलेंट कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल्स, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, like that we have written. So that is about the ionic bonding, the dipole moment, and about your chemical bonding. Conditions for covalent बताया था मैंने, और conditions for ionic भी अपन लिख देते हैं अगर आपको लगता है कि अगर मैंने conditions of covalent बताया, ionic के लिए अपन ऐसे बता देते हैं. What are the conditions for ionic bond in a molecule? किसी में भी ionic character अगर अपन को कैलकुलेट करना है तो अपन कैसे बताएंगे? Condition for ionic character. तो अपन बता सकते हैं, we'll write that low ionization energy of cation, that is a metal,
एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल। फिर उसके बाद अगर ये नहीं है तो अपन इससे चेक कर सकते हैं, लो चार्ज ऑन कैटाइंस एंड एनाइंस, ऑन कैटाइन एंड एनाइन। और एक और पॉइंट अपन लिख सकते हैं, और मैंने वहां पर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था, यहां भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सिमिलर साइज ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस। वो भी थोड़ा थोड़ा अफेक्ट करता है कि अगर साइजेस एक जैसे हैं तो भी आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। ये कंडीशंस थे। तो अगर अपन को आयनिक कैरेक्टर बताना है तो वी कैन राइट लाइक दिस। मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, एग्जांपल लिख लेते हैं अपन। मेरे पास LiCl है, NaCl है, ऐसे। तो दोनों में से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका होगा? एग्जांपल लिखते हैं अपन, तो अपन बताएंगे Cl तो एक जैसा है, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो एक जैसा होगा, तो उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। वी कैन राइट लाइक दिस। दूसरा पॉइंट है, अगर लो चार्ज की बात करें अपन तो NaCl है, MgCl2 है, तो अपन कहेंगे इसमें लो चार्जेस है, +1 है, जबकि इसमें +2 है। सिमिलर साइजेस का मतलब होता है, जैसे अगर अपन लिखेंगे, कभी कभी अपन को पता चलेगा भाई इसमें NaCl और KCl अगर मुझे बताना है, तो सोडियम आयन का साइज और Cl नेगेटिव का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है K और Cl के साइज से। तो जनरली अपन कहते हैं कि आयनिक कैरेक्टर इसमें ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू KCl। वैसे तो अपन को बताना चाहिए कि आयनिक कैरेक्टर की बात है तो ऐसे बताएंगे, बट मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा NaCl का ज्यादा होता है KCl से, बट वो थोड़े पैकिंग की वजह से होता है। अपन ने क्रिस्टलाइन लैटिस लिखा, हाई मेल्टिंग और राइट ना। बट आयनिक कैरेक्टर हम सिर्फ इससे देखेंगे कि इसमें ये दोनों प्लस है और ये माइनस है, तो किसका आयनाइजेशन एनर्जी कम है। अगर इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम है, इसका पोटेशियम का, तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो अपन आयनिक कैरेक्टर बता सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है अपने पास कि मतलब ऐसे कुछ अपन आयनिक कैरेक्टर में बताएंगे। आयनिक कैरेक्टर तो यही होगा कि पहले अपन ये पॉइंट देखेंगे, अगर इससे सॉल्व नहीं कर पाए तो इससे सॉल्व करेंगे, इससे सॉल्व नहीं कर पाए तो इससे सॉल्व करेंगे, लाइक दैट। तो ये कंडीशंस हैं। वैसे अपन बेस्ट तो यही होता है कि आप, जैसे मैंने कोवेलेंट कंडीशन अगर आपको बता रखी है, तो आप कोवेलेंट को चेक कर लो कि ज्यादा कोवेलेंट कौन सा है, क्योंकि वो कंडीशन थोड़े ज्यादा अच्छे होते हैं रादर देन आयनिक के कंडीशंस। तो अगर कोवेलेंट कैलकुलेट करना बड़ा आसान होता है, तो कोवेलेंट कैलकुलेट करना अगर आसान होगा तो अपन आयनिक अपने आप बता देंगे, उसका रिवर्स ऑर्डर आयनिक होगा। ठीक है, तो दैट इज अबाउट द राइट। आपका केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास आपका मतलब जो शुरू करूंगा वो मैं गैसियस स्टेट शुरू करूंगा आपका। ठीक है, तो आपका गैसियस, आपका बैच सेपरेट ही चलेगा। आपका बैच AP1 वगैरह के साथ नहीं होगा, मैंने उनका थर्मो शुरू कर लिया कल। आपके बैच को मैं सेपरेट ही रखूंगा, ठीक है ना। कल उनका थर्मोडायनेमिक्स शुरू हो गया, मतलब एक क्लास हो गया उनका कल थर्मोडायनेमिक्स का। तो आपका बैच मैं सेपरेट ही रखूंगा और सेपरेट ही बने से करेंगे। ऑक्साइड वाला पार्ट जो था वो आपने ऑक्साइड उसमें पढ़ा होगा ना, मतलब इसमें पीरियोडिक टेबल में ऑक्साइड्स, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो आयनिक ऑक्साइड होगा, बेसिक होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो आप ऑक्साइड वाले से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बहुत पढ़ते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, तो काफी पढ़ाया होगा आपको। और अगर नहीं आएगा तो मैं वो भी बता दूंगा। अभी मेरे ख्याल से शायद आपका क्लास है इन फिजिक्स का, क्लास है 4:15 से, तो अपन अभी रुक जाते हैं, फिर अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। 4:30 से है आपका फिजिक्स वाला, 4:15 से होगा ना, 4:15 पे होता है ना, है ना। 4:15 से 6:15, 6:30 से तो अलग दूसरा क्लास होता है ना। तो अपन वो ऑक्साइड वाला पार्ट भी, वैसे आपने पढ़ाया होगा ना, वो वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल करके सर ने पढ़ाया होगा, उसमें ऑक्साइड वाला पार्ट, उससे पढ़ लो। ठीक है,
और अगर कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट इज अबाउट योर केमिकल बॉन्डिंग। गैसियस स्टेट अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास मैं कल भी ले सकता हूँ आपका 2:30 से, या डे आफ्टर टुमारो भी ले सकता हूँ। अगर कल मैं ले सकता हूँ तो अभी थोड़ी देर में ही बता दूंगा मैं कि कल अपना क्लास होगा। अपन कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पार्ट को खत्म कर लें। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर नेक्स्ट क्लास में शुरू कर लेंगे। इसके डाउट्स करेंगे पहले अपन, है आपने बताया था मुझे कि मतलब आपने शायद केमिकल बॉन्डिंग 3 तक किया हुआ है, तो 4 एंड 5 आप अपने डाउट्स रेडी रखना। नेक्स्ट टाइम मैं डाउट डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 और एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 पार्ट 2। तो नेक्स्ट टाइम पहले मैं डाउट्स डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर अपन गैसियस स्टेट दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर को शुरू कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास होमवर्क आपका है एक्सरसाइज 1 एंड 3, केमिकल बॉन्डिंग 4 एंड 5। थैंक यू। चलो मैं बंद करता हूँ।